हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेंटेनेंस केसेस पर बात करेंगे और एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी एमपी हाई कोर्ट से आया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें एमपी हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी करी, पहले मैं आपको बता देता हूं। धारा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण पोषण मिलने का इंतजार करने वाले निष्क्रिय लोगों की सेना बनाना नहीं है। ये एमपी हाई कोर्ट की यहाँ पे टिप्पणी थी कि मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं दूसरे की आय पे ही डिपेंडेंट हो जाऊं और खुद से कोई काम ही ना करे, निष्क्रिय हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो ऐसा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य नहीं है। देखिए, 125 सीआरपीसी पर बहुत सारे वीडियो हमने बनाए। अब नए कानूनों में यही 144 बीएनएसएस के नाम से है, लेकिन फर्क कुछ नहीं है, वो तो केवल ऊपर हेडिंग ही चेंज होता है, बाकी कंटेंट वगैरह सब सेम है, डेफिनेशंस वगैरह सब सेम है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। अब मेन बात है कि जब मेंटेनेंस का केस फाइल होता है तो लड़का अपने मन में ये सोचता है कि सर, मेरे को मेंटेनेंस को कम कराने के लिए क्या करना है। मतलब बहुत सारी सलाहें लोगों से लेता है। जब हम ये पूछते हैं क्या आपकी पत्नी कोई काम करती है, तो कहता है वो ग्रेजुएट है। मैंने जो पूछा उसका ये आंसर तो नहीं है। मैंने आपसे पूछा क्या आपकी पत्नी कोई काम करती है, तो आपका आंसर होगा यस या नो। लेकिन अमूमन क्या देखा जाता है, एक आम आदमी क्या करता है, क्या आपकी पत्नी काम करती है, सर वो ग्रेजुएट है, उसने उसके बाद एमकॉम में भी एडमिशन लिया था, उसने पीएचडी भी करी थी, ये सब बताने लगते हैं। फिर हमें रिपीट करना पड़ता है अपना क्वेश्चन। हमने पूछा क्या वो आज के समय काम करती है कि नहीं, बस ये बताओ। तो दोस्तों, इस बात की ना कोर्ट में बहुत वैल्यू होती है। आज के समय पे क्या है कि अगर आप ये कहते हैं मेरी पत्नी की क्वालिफिकेशन इतनी सारी है, तो कोर्ट का सीधा सीधा ये कहना है कि भैया केवल क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर वो काम कर रही है तो आप बताओ। तो कहने का मतलब, अगर आज के समय पे आप मेंटेनेंस को कम करवाना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है कि लड़की वाले पार्ट पे आप ये साबित करो कि लड़की कुछ अर्न करती है, और अपने पार्ट पे जो आपकी इनकम है उसको लीगली आप कितना कम कर सकते हो वो आप देखो। इन दो चीजों पे आपको फोकस करना होता है। लेकिन आप फोकस क्या कर रहे होते हैं, उसने जो एलिगेशन लगाए हैं, उसने माँ बाप पे जो एलिगेशन लगाए हैं, उसने जो भी वाला 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 लिखा है उसमें, उन सब पे हम फोकस कर रहे होते हैं। उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक लाइन सफिशियंट है। रिसेंटली डीवी के केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट हमने किसी को बना के दिए, तो फाइनल आर्ग्यूमेंट 5 से 6 पेज के थे जो हमने दिए थे कि भाई आपको इसे सबमिट करना है। लेकिन जब उन्होंने सबमिट किए तो 11 पेज के किए। वो पता मुझे ऐसा चला कि उसकी कॉपी उन्हें मुझे भेजनी पड़ी क्योंकि डीवी केस उनके फेवर में नहीं गया और अब उन्हें चैलेंज करना है। तो जब वो आर्ग्यूमेंट की कॉपी मेरे पास आई, मैंने देखा 11 पेज। मैंने कहा यार, इन्होंने क्या ऐड कर दिया ऐसा। तो मैंने कहा चलो एक बार पढ़ लेता हूँ काम करने से पहले। तो जब मैंने पढ़ा तो जो मेरा कंटेंट था वो तो एज इट इज था। उसके अलावा उन्होंने कई सारे पैराग्राफ उसमें ऐड कर दिए थे विच इज 90% रिपीटेटिव, जो कि केवल रिपीट हो रहा था, घुमा फिरा के वही बात लिखी हुई थी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। टू द पॉइंट चलोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप रिपीट करोगे तो कोर्ट जस्ट इग्नोर करता है, जस्ट इग्नोर। और उस चक्कर में कई बार जो सही चीजें होती हैं वो भी इग्नोर हो जाती हैं। तो इसलिए टू द पॉइंट चलो। एक बात को अगर एक बार लिख दिया तो दोबारा बार बार रिपीट मत करो। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर देखिए झूठे एलिगेशन है तो उसके लिए एक ही लाइन काफी होती है कि उसने जो भी एलिगेशन अपने वाद पत्र के अंतर्गत लगाए हैं, इसको साबित करने के लिए उसने कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया है और इसको वो अपने वाद में साबित नहीं कर पाई है। दैट्स इट, ये सारे झूठे हैं, गलत हैं। इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप उसी चीज को बार बार एक्सप्लेन करने बैठ जाते हो। फोकस क्या करना है मेंटेनेंस केसेस पे, लड़की की इनकम पे साबित करो, किसी तरह से उसकी बैंक डिटेल निकालो, मींस बैंक अकाउंट नंबर मालूम करो, कौन सी शाखा में उसका बैंक खाता हो मालूम करो। फिर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दो कि भैया इसका इस बैंक में खाता है और यहाँ पे इसकी सैलरी आती है, इस बैंक की स्टेटमेंट मंगवाई जाए पिछले 3 सालों की। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या फिर उसकी कोई सैलरी स्लिप, अगर वो कहीं सैलरीड है तो, या फिर उसका कोई ऑफर लेटर, ये सब चीजें निकालो। अब इसमें भी अगर आप ऐसा करते हो कि उसकी कोई फोटो खींच ली कहीं जाते हुए, या जी वो वहां उस ऑफिस में बैठी थी वीडियो बना के ले आए, ये सब चीजें कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। या तो आपके पास बैंक अकाउंट नंबर हो, या आपके पास सैलरी स्लिप हो, या आपके पास उसकी आईटीआर हो, या आपके पास उसका ऑफर लेटर हो। इस तरह की चीजें आपको कलेक्ट करनी है कोर्ट में, तब आप जा सकते हैं कि हाँ भाई इसका कुछ इनकम है। चलिए अब हम इस मामले पे बात करते हैं जो एमपी हाई कोर्ट की टिप्पणी मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे पति का ये कहना था कि जो मेरी पत्नी है उसके पास एमकॉम की डिग्री है, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम भी करती है, इसके अलावा वो अपने डांस क्लासेस भी चलाती है। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी को भी मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वो किसी लाभकारी योजना का हिस्सा ना हो। मतलब कुछ रोजगार कर रही है, उसको कुछ पैसा आ रहा हो, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर क्रिमिनल डिवीजन में हाई कोर्ट में आया था, मेंटेनेंस का ऑर्डर नीचे की कोर्ट से हुआ था 25,000 रुपए उसको कम कराने के लिए। तो अब पति ने यह भी बताया कोर्ट को भाई वो पहले भी काम करती रही है। तो इन सारे तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर कोर्ट ने क्या किया कि भैया उसकी जो योग्यता है और जो उसकी काम करने की क्षमता है उसको देखते हुए जो पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा था 25,000 रुपए महीना, उसको कम करके कर दिया 20,000 रुपए महीना।
अब अदालत ने यहाँ पर एक और चीज कही, एक और चीज नोटिस करी। बोला जो पति जो है वो HDFC बैंक में सीनियर मैनेजर है और अपने परिवार का भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से सक्षम है। क्रॉस में स्वीकार किया है कि मुंबई में उसका एक घर है और एक मोटी FD सहित कई सारी और संपत्तियां भी हैं। तो ये सारी चीजें भी कोर्ट ने देखी। तो बोला भैया जब आपके पास इतना सब कुछ है, आप जॉब भी करते हैं, तो केवल इस आधार पर कि पत्नी की शैक्षणिक योग्यता अच्छी है उसको मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया सकता। पति को छोटा सा रिलीफ दिया कि 25,000 से उसका जो मेंटेनेंस है वो 20,000 कर दिया कि चलो पत्नी की कुछ क्षमता है करने की तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, दैट्स इट। और इसी पर यह टिप्पणी भी की गई कि भाई पत्नी जो है अगर वो योग्य है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल मेंटेनेंस का वेट करेगी। और मेंटेनेंस का उद्देश्य 125 CRPC का उद्देश्य है भी नहीं कि निष्क्रिय लोगों की एक सेना खड़ी करनी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पति को क्या रिलीफ मिला, 5,000 रुपए महीने का रिलीफ पति को मिला। तो कुल मिला के यह है कि आपने केस को कैसे लड़ा। अब पूरे केस के अंदर जहां फोकस करना चाहिए वहां फोकस नहीं करते, फालतू की चीजों पे फोकस करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन अपना करवा के बैठ जाते हैं। इस पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था कि कई लोग मुझसे पूछते थे सर आपके मेंटेनेंस के केस कैसे इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, मैक्सिमम 2 साल लिमिट, इससे ऊपर नहीं। तो इस पर फिर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि कैसे वो खत्म हो जाते हैं जल्दी। क्योंकि हम करते क्या है, एंट्री मेंटेनेंस हुआ, एंट्री मेंटेनेंस के बाद लड़की के एविडेंस हुए, उसके बाद फाइल हमारे एविडेंस पे आती है, हम सीधे एक एप्लीकेशन देते हैं, हमें अपनी तरफ से कोई विटनेस नहीं देना है और हमें केवल कुछ दस्तावेज दाखिल करने, वो दस्तावेज ये रहे, दाखिल कर लीजिए, दाखिल हो गए, फाइल सीधा आर्ग्यूमेंट पे आ गई, 2 साल आपके सीधे सीधे बच गए। कहने का मतलब अपने डिफेंस में हम कोई विटनेस नहीं देते, जितने विटनेस दोगे उनकी क्रॉस होगी। इस मामले में क्या हुआ, पति की क्रॉस में ये निकल के आया कि मुंबई में उसका एक मकान है, उसकी कई सारी संपत्तियां, एक मोटी FD है, सामने वकील साहब खड़े हैं। भाई जितनी भी कोशिश कर लोगे ना फिर भी कुछ ना कुछ निकल के जरूर जाएगा। तो अपनी क्रॉस करानी क्यों है, डिफेंस देना क्यों है, कोई जरूरत ही नहीं डिफेंस देने की। जब सब कुछ लड़की का आ चुका, लड़की की क्रॉस हो चुकी, जितना मटेरियल निकलना है वो तो निकल गया, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो सबमिट कर दो, अपना विटनेस क्यों देते हो। और दूसरा, अपना विटनेस या अपने परिवार वालों का विटनेस देके क्रॉस में आप खुद फंसते हो और उसी क्रॉस के आधार पर फिर आपके ऊपर ऑर्डर होते हैं। ये मामला इसका ताजा उदाहरण है। और यहां हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि लड़की का विटनेस जिस दिन खत्म हुआ 2 डेट के अंदर केस खत्म। तो अपना अपना तरीका है चलाने का मामलों को। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि आपके क्रॉस नहीं होंगे, आपके परिवार वालों के क्रॉस नहीं होंगे तो उल्टा सीधा कुछ निकल के आएगा नहीं। अदरवाइज आप सही होते हुए भी जाल में उलझ के कुछ ना कुछ चीजें गलत बोल दोगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, ठीक, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक अब नटशेल में कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्या मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल। सबसे पहले लड़की की इनकम को साबित करने पर अपना फोकस करो। सेकंड, अपनी इनकम को लीगली कैसे आप कम कर सकते हैं। थर्ड, अपना क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्कुल मत कराओ, अपने परिवार का क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्कुल मत कराओ, केवल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको कोर्ट के अंदर सबमिट करो। इससे आप फंसोगे भी नहीं और आपका मेंटेनेंस केस में कम से कम 2 साल बच जाएगा, जो आपके डिफेंस पे टाइम लगता है। क्योंकि आपका डिफेंस होता है फिर वो क्रॉस के लिए एडजॉर्नमेंट लेते रहते हैं, बहुत ड्रामा चलता है, 1 से 2 साल आपके खराब होते हैं इस मामले में। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई और आप लोगों के रेफरेंस के लिए इस मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।